विद्यार्थियों के बगैर विश्वविद्यालय में एक सन्नाटा है और हमें एक तरह से दीवारें काटने को दौड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति और मैं हूं आपके साथ शुभम शुक्ला। आज हमारे साथ खास मेहमान वरिष्ठ शिक्षाविद, पत्रकार तथा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति के.जी. सुरेश सर हैं। आइए आज हम उनसे बात करेंगे। वर्तमान कोरोना के बीच शैक्षणिक गतिविधियों से लेकर वर्तमान में मीडिया के स्वरूप तक चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। सर, वर्तमान में देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार सभी संस्थानों को खोल रही है और अब तो मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा को भी खोल दिया, स्कूल शैक्षणिक संस्थान को। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा पहला सवाल आपसे है। माखनलाल चतुर्वेदी के विश्वविद्यालय के छात्र भी आपकी तरफ लालायित आंखों से देख रहे होंगे कि कब हमारा विश्वविद्यालय खुलेगा, और ये जो 1.5-2 साल की कोविड के कारण ये जो दूरियां थी वहाँ विश्वविद्यालय से, तो हमारी कम मिटेगी। तो इसी को लेकर मेरा पहला सवाल है सर कि क्या आप कुछ एश्योरिटी दे सकते हैं, क्या आपके पास जानकारी है, कब तक कॉलेज खुलेंगे? हम भी बेसब्री से अपने विद्यार्थियों का इंतजार कर रहे हैं। विद्यार्थियों के बगैर विश्वविद्यालय में एक सन्नाटा है और हमें एक तरह से दीवारें काटने को दौड़ती हैं। हम भी पिछले 1 साल से मैं यहाँ हूँ। मैं इससे पहले महानिदेशक था भारतीय जनसंचार संस्थान में। चारों तरफ विद्यार्थी हुआ करते थे। आज उनकी कमी बहुत खलती है। हम भी चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आए। मैं इतना ही आश्वासन दे सकता हूँ कि जो भी शासन फैसला करेगा उसको तुरंत क्रियान्वयन हमारे विश्वविद्यालय में भी होगा। और अगर वो कहते हैं कि सभी के लिए खोल दिया जाए तो हम उसी तारीख से सबके लिए खोल देंगे जैसे शासन का, ताकि कोविड का जो भी हम अनुशासन जो है उसका हम पालन करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई विद्यार्थी जो है उसको किसी प्रकार का जो है समस्या हो विश्वविद्यालय में आने के कारण। इसलिए कोविड उपयुक्त व्यवहार, मास्किंग, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सबको ध्यान रखते हुए जो भी शासन की तरफ से मार्गदर्शन, जो भी निर्देश आएगा उसका हम पालन करेंगे। सर, चूंकि छात्र देश के भविष्य होते हैं और मुझे लगता है कि अगर इस देश में कोविड के बीच सबसे पहले कोई संस्थान खुलना चाहिए था तो वो शिक्षण संस्थान था। अब तो हम देख रहे हैं कि सिनेमा को भी खोल दिया गया। तो ऐसे में बतौर एक वरिष्ठ पत्रकार, बतौर एक छात्रों के अभिभावक, कुलपति, आप ये सरकार से क्या अनुरोध या निवेदन करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द शिक्षण संस्थानों को खोल दे सरकार? नहीं, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए शासन जो है वो ज़्यादा सक्षम है। आज की परिस्थितियां क्या है, तीसरा लहर आ रही है नहीं, क्योंकि अंत में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे विद्यार्थियों का, हमारे संकाय की सुरक्षा। और इस पर जो है हमसे ज़्यादा सक्षम इस विषय पर फैसला लेने के लिए सरकार है, शासन है। तो शासन अगर कहती है कि नहीं, आप इसको खोल सकते हैं, आज ऐसे हालात नहीं हैं जिसमें जो है किसी प्रकार का जो है इस प्रकोप का असर पड़ेगा, तो उनकी तरफ से ये स्पष्टता आ जाती है, तो हम तैयार हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारा विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। जो भी कोविड उपयुक्त जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो सुनिश्चित की जाएगी। जैसे ही निर्देश मिलेगा हम तुरंत उसको खोलेंगे। मतलब सर का साफ कहना है कि जैसे ही सरकार ये नियम देती है, ये कहती है, आदेशित करती है कि अब विश्वविद्यालय संस्थान या अन्य शैक्षणिक संस्थान खोल दिया जाए, उसी वक्त ये खोल दिया जाए। अच्छा, माखनलाल के छात्रों में एक और एक भ्रम कहें या अफवाह कहें ये है कि 1 सितंबर से माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय खुल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? महज एक भ्रम है 1 सितंबर से? सर नहीं, ये भ्रम नहीं है। देखिए, जो अभी तक के जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 1 सितंबर से जो अभी जो छात्र पढ़ रहे हैं, यहाँ विद्यार्थी हैं, नए विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर 1 और पुराने विद्यार्थियों के लिए सितंबर 1। लेकिन वो किस मोड में होगा, ऑनलाइन होगा, ब्लेंडेड होगा, ऑफलाइन होगा, इसमें स्पष्टता नहीं है। लेकिन हमारा सत्र आरंभ हो जाएगा सितंबर 1 से, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, ब्लेंडेड हो, हम तीनों के लिए तैयार हैं। और अक्टूबर 1 से सत्र आरंभ होगा नए सत्र का, जो है नए छात्रों के लिए। मतलब स्पष्टता ये है कि 1 सितंबर से नए जो हमारे अभी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अब वो ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन, ये समय और स्थिति पर चीज की वो कर रहे हैं कि अगर हम जब कॉलेज में जाएं तो नए कैंपस में जाएं। और अभी 15 अगस्त के दिन आपने ये बोला भी था कि हम अगला 26 जनवरी नए सत्र में नए कैंपस में झंडा फहराएंगे। तो क्या इसकी एश्योरिटी है, पूरी तैयारी कर ली गई है कि अगली 26 जनवरी छात्र नए कैंपस में ही मनाएंगे? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि 26 जनवरी को हम मनाएंगे वहाँ।
अब इस कोविड के लॉकडाउन के वजह से काफ़ी मजदूर पलायन कर रहे हैं, काफ़ी कंपनियां बीच में बंद हो गई, जिसके चलते जो बहुत ज़रूरत के जो सामान है जो वहाँ सुनिश्चित करना है वो हमें नहीं मिला। इन सब कारणों से हम लोग तो चाह रहे थे कि सत्र आरंभ ही उस परिसर से हो, लेकिन इन सब लॉकडाउन के जो परिणाम स्वरूप इसमें थोड़ा सा ये विलंब हो गया है। हमें उम्मीद है कि हम अगला सेमेस्टर, मैं उम्मीद शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, अगला सेमेस्टर हम वहाँ से कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर सुनिश्चित है कि हमने खुद तय किया है कि अब हमारा तन से मन से हर तरह से हम अब उस विश्वविद्यालय की ओर जा रहे हैं। इसलिए मैंने ये घोषणा की कि 26 जनवरी को मनाएंगे तो वहीं 26 जनवरी नए परिसर में। अगर इसमें ऐसी भी ज़रूरत पड़े कि बच्चों को, विद्यार्थियों को हम बसों में भर के ले जाएं, लेकिन व्यवस्था जरूर करेंगे। सर अगला सेमेस्टर यानी तीसरा सेमेस्टर या चौथा सेमेस्टर जो हम वहाँ पे आप बोले कि अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो चौथा सेमेस्टर, क्योंकि तीसरा सेमेस्टर तो अभी शुरू हो जाएगा सितंबर में, तो वो जनवरी से जो सेमेस्टर शुरू होगा उसमें। क्योंकि आप सर पत्रकारिता से जुड़े हुए थे और छात्रों के बीच में ये चर्चा भी रहती है कि जब से आप आए हैं तो काफ़ी एक्टिव मोड में ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, तो छात्रों के बीच में एक चर्चा रहती है कि हो सकता है, क्योंकि देखिए माखनलाल एक बड़ा संस्थान है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक ये छात्रों के बीच में हमेशा चर्चा रहती है कि जिस तरह का ये संस्थान है तो अभी तक रैंकिंग में ही आता था, लेकिन इस बार हमारी रैंकिंग भी लगी है। तो छात्रों के बीच में है कि इस बार पिछले दिनों की तुलना में, पिछले वर्षों की तुलना में कैंपस आने की, सिलेक्शन होना ना होना छात्रों का है, लेकिन कैंपस आने के चांसेस बढ़ गए और छात्रों को एक आशा है कि अगर पिछले सालों में 2-4 आते थे तो इस बार 8-10 आएंगे। इसको लेकर आप क्या एश्योरिटी देना चाहेंगे? छात्रों की बात, आप विद्यार्थी कैंपस में आने की बात कर रहे हैं? नहीं, कैंपस सिलेक्शन, जो कैंपस आते हैं, मतलब पत्रकारिता के छात्रों को। नहीं, देखिए इस बार आप देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 7 नए पाठ्यक्रम हमने शुरू किए हैं। हमने रीवा और खंडवा में पीजी डिप्लोमा ग्रामीण पत्रकारिता में और फिल्म पत्रकारिता में शुरू की है। तो जाहिर है कि जब नए कोर्सेस आए तो सीट भी उतने बढ़े हैं, हर जगह सीटें बढ़ी है तो ज़्यादा छात्र मिलेंगे, ज़्यादा विद्यार्थी, और बहुत बढ़िया इस बार रिकॉर्ड तोड़ एप्लीकेशन जो है, आवेदन हमें मिले हैं, तो जो पहले नहीं हुआ। और इस बार तो मेरिट के आधार पर हो रहा है, सीधे सीधे 12वीं में जो भी उनका परिणाम रहा है विद्यार्थियों का, उसके आधार पर हो रहा है। तो ज़्यादा छात्र मिलेंगे, ज़्यादा विद्यार्थी मिलेंगे। और इस वर्ष तो विद्यार्थियों की इस बात का भी गर्व करने की आवश्यकता है कि पहली बार 31 साल के हमारे जीवन में, मतलब विश्वविद्यालय के जीवन में, हम पहली बार इंडिया टुडे के रैंकिंग में जो है आज देश के 50 बेहतरीन विश्वविद्यालयों में 34वें स्थान पर है माखनलाल विश्वविद्यालय। जनसंचार के क्षेत्र में हम 12वें नंबर पर है पूरे देश में। और वो दिन दूर नहीं जब हम जल्दी ही सबसे जिसे कहते हैं श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों में और विभागों में हमारी जो है गिनती होगी। तो बहुत कुछ नवाचार हो रहा है। मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बना जिसने जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन किया, यानी कि अब 4 साल का कोर्स होगा यूजी के कोर्सेस, जिसमें आपको पहले साल में अगर आप छोड़ के जाना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमाण पत्र। दूसरे में जाएंगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे में जाएंगे तो डिग्री मिलेगी, और चौथे में जाएंगे तो ऑनर्स मिलेगा रिसर्च के साथ। तो ये हम तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम अमली जामा पहना चुके हैं। मतलब अगर मैं पहले साल छोड़ के जाता हूँ, अगले साल अगर मैं फिर कहीं पे लेना चाहूँ 2-3 साल बाद, तो मैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आप ले सकते हैं और कहीं भी ले सकते हैं। हम लोग एकेडमिक क्रेडिट बैंक भी बनाएंगे। तो बहुत ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही है जिसमें ये विद्यार्थी पर जो है उसकी स्वतंत्रता है कि वो आज छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के कल वापस आना चाहता है वो आ सकता है। कुछ साल काम करने के बाद डिप्लोमा ले गए और उसके बाद जो है 2-3 साल बाद वापस आके अपना कंटिन्यू करना चाहता है तो आके सर्टिफिकेट डिग्री ले जा सकता है। ये उसके ऊपर है। सर कैंपस से मतलब कैंपस का अर्थ, मेरा सवाल था प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ। हाँ। कि लोगों को लग रहा है कि अब ज़्यादा मीडिया संस्थान हमारे कॉलेज में आएंगे और बच्चों को ले जाएंगे जिनके अंदर टैलेंट है। मेरा मतलब प्लेसमेंट से चांसेस बढ़ गए। देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए इंडस्ट्री में थोड़ा सा एक मंदी का दौर तो कोविड के कारण हुआ और वो हम पर भी पड़ेगा, हम पर ही नहीं पूरे देश भर में जितनी भी संस्थाएं उसमें पड़े। इस बार भी हमने पूरा प्रयास किया है और अब तो हम प्लेसमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेल, यानी कि उद्यमिता भी हम जो है उसको भी हम लोग समर्थन दे रहे हैं कि किस तरीके से आप एक अच्छे उद्यमी बन सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी के चलते आप यूट्यूब चैनल लॉन्च कर सकते हैं, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकते हैं। हम उसके लिए भी आपको जो है हर तरह का गाइडेंस और मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रयास है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे हमारी रैंकिंग बढ़ेगी
अब इंडिया टुडे में आ गए, विजिबिलिटी हमारी बढ़ गई है, हमारे बारे में आज पूरे देश में चर्चा है। ईश्वर की कृपा से हम लोग किसी दुर्भाग्यपूर्ण वजह से हम एक दो साल विवादों में रहे, लेकिन पिछले एक वर्ष से आपने देखा होगा कि हमारे बारे में, विश्वविद्यालय के बारे में सिर्फ सकारात्मक समाचार ही प्रकाशित होते रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये सकारात्मकता का ज़रूर कहीं ना कहीं हमारे विद्यार्थियों के प्लेसमेंट में भी फ़र्क पड़ेगा, हमारे रैंकिंग का फ़र्क पड़ेगा। और एक बार हम नए परिसर में चले जाए तो उसका भी फ़र्क तो पड़ेगा ही। इतना बड़ा विश्वविद्यालय, इतनी सारी सुविधाएँ, तो इसका फ़र्क तो पड़ेगा। आपने विवादों का जिक्र किया, तो मेरा इसी से जुड़ा एक सवाल कि आप विश्वविद्यालय की रैंकिंग हो या व्यवस्था हो, उसको बिफोर केजी सुरेश सर और आफ्टर केजी सुरेश सर किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्योंकि मेरा आपने क्या बेसिक परिवर्तन किया जिसके कारण आज? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए ये जो विश्वविद्यालय है इसमें कई लोगों का योगदान है। शुरुआत में हमारे जितने संस्थापक हैं, उसके बाद जो भी कुलपति आए, सबका योगदान है, सभी संकाय का योगदान है, विद्यार्थियों का योगदान है। हमने थोड़ा सा वर्क कल्चर में परिवर्तन लाया है, सबको साथ लेके चलने का एक वर्क कल्चर लेके चला है और विद्यार्थी को केंद्र में रख के, यहाँ तक कि एलुमनी सेल पहली बार ऑफिशियली हमने लॉन्च किया। आज सारे पुराने हमारे पूर्व के छात्र विद्यार्थी हैं, उन सबसे हम जोड़ने का, विश्वविद्यालय के साथ उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जो बंद पड़ी पत्रिकाएं हैं, जो मीडिया मीमांसा हमारा बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है, वो बंद पड़ी थी 2 साल से, उसको शुरू कर दिया। पहली बार विश्वविद्यालय ने ई बुक्स, मध्य प्रदेश में हम पहले विश्वविद्यालय जिसने ई बुक्स जो है प्रकाशित करना शुरू कर दिया। हमने अभी सभी विद्यार्थियों के लिए खंडवा, आपका रीवा, दतिया, भोपाल, इन सब परिसरों के लिए इंटीग्रेटेड क्लासरूम, यानी कि भोपाल के, वरना खंडवा का छात्र या रीवा का छात्र हमेशा शिकायत करता था कि भोपाल में बेहतर पढ़ाई होती है, लेकिन ब्लेंडेड मोड से हमने भोपाल की जो संकाय है उनके माध्यम से हमने उनको पढ़ाया, तो उनको भी अच्छा लगने लगा। सभी कैंपसेस को अब महत्व मिलने लगा है। रीवा में नया परिसर बन गया है, वहाँ नए संकाय सदस्य भेजे गए हैं, सब चीज़ों को मजबूत करने का एक नया प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ हम पैसे की जो बचत कर रहे हैं, हम चाहे वो विज्ञापन देने के मामले में हो, बहुत सारे विषयों को लेकर आज हमने कार्यक्रमों को जो है बहुत सीमित कर दिया है। पूरा फोकस है कि विद्यार्थियों को हम किस तरीके से हम जो है हम उनको उनके बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। हमारे सारे जितने फैकल्टी है, संकाय हैं, इन्होंने पूरे कोरोना काल में इनके लिए हमने कोर्स ईरा का अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम इनसे करवाया। ये पहली बार हुआ, सबने कोर्स ईरा के कोर्सेज किए। अगर वो बेहतर कोर्स संकाय सदस्य करेंगे तो वो छात्रों को जो है बेहतर शिक्षा दे पाएंगे, तो उनका ट्रेनिंग पर हमने जोर दिया, एफडीपी पर जोर दिया, हमने यूनिसेफ के साथ मिलकर काम किया, कोरोना के बारे में जागरूकता पैदा किया। तो आज विश्वविद्यालय की चर्चा हर क्षेत्र में, विविध क्षेत्रों में बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। हमने इस वैक्सीनेशन अभियान में, कोरोना जागरूकता में हमने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब पहला एमपी महावैक्सीन अभियान शुरू हुआ तो हमारे विद्यार्थियों ने एक दिन के अंदर 200 वीडियोस तैयार कर दिए जन जागरूकता की दृष्टिकोण से। हमारे एनसीसी, एनएसएस के वॉलंटियर, इस बार हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एनसीसी को इलेक्टिव में दे दिया है, यानी कि हमने उसको कोर्स का एक हिस्सा बना दिया है एनसीसी को, तो छात्र उसको भी सिलेक्ट कर सकता है। और हम अन्य विश्वविद्यालयों के साथ अब हम एमओयू कर रहे हैं। आज भी हिंदी विश्वविद्यालय के जो है कुलपति इधर आए थे, आज लोग इधर आ रहे हैं, वो हमारे साथ सहमति पत्र जो है हस्ताक्षर करना चाहते हैं। आज पूरे देश में माखनलाल के प्रति एक सकारात्मक रुख है, और जिसका फ़ायदा किसको मिलेगा? उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा हमारे विद्यार्थियों को ही मिलेगा। बेसिक है कि किसी भी संस्थान के सर्वोत्तम स्तर पर जाने पर उस संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग होता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बिना प्रतिनिधित्व के, इच्छा शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। तो अब मेरा आपसे एक जुड़ा इसी सवाल है, चूँकि आपने रीवा का जिक्र किया और रीवा मेरा होम डिस्ट्रिक्ट भी है जी, और रीवा के लिए, हमारे क्षेत्रवासियों के लिए बड़े खुशखबरी की बात है कि एशिया के इतना बड़ा मीडिया संस्थान रीवा में स्थापित हुआ, इसकी एक शाखा लगी है। बिल्कुल। लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं एक दिन एक बड़े राजनीतिक शख्स के साथ बैठा हुआ था, उनका क्या कहना था कि मैंने पूछा कितना समय क्यों लग गया नए कैंपस को, तो उनका साफ साफ यही कहना था कि पिछले जो कुलपति थे उनके कारण कुछ कार्य में धीमापन था, लेकिन अभी उनने आपका नाम लेके बकायदा बोला कि जब से केजी सुरेश सर आ गए उसके बाद कार्य में तेजी है और अब लगभग पूरी तरह से उसका सारा लोकार्पण हो चुका है, तैयार हो चुका है। बहुत सारे नए पाठ्यक्रम हमने शुरू कर दिए, तो मेरा इसी नए संकाय सदस्य दिए, रीवा को मजबूत करना है। लेकिन मैं पुराने लोगों पर, अपने जो पूर्व में रहे, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा हमेशा रुख सकारात्मकता की तरफ था। हमको जब हमने कैंपस परिसर, अब दतिया है,
दतिया को बिल्कुल ही हमने जो है हाशिए पर खड़ा कर रखा था। आज हम दतिया को मजबूत कर रहे हैं। हमने नोएडा जब बंद कर दिया क्योंकि अवैधानिक था वो, और उसको हमने हटाकर हमने वहाँ का पूरा सामान हमने दतिया भेज दिया, और उसका नतीजा क्या है कि आज दतिया मजबूत हो गया। दतिया के पास सामान आ गया, पुस्तकें आ गई है, दतिया में अब हम संकाय दे रहे हैं। और दतिया में अचानक आज ही हमने एडमिशन रिव्यू मीटिंग किया, अचानक एडमिशन में जो है आपने देखा कि एक इजाफा आपको देखने को मिल रहा है। हम चाहते हैं कि सभी परिसर मजबूत हो। खंडवा को भी हम मजबूत कर रहे हैं। फिल्म पत्रकारिता का किशोरदा की जन्मभूमि है, वहाँ किशोरदा के स्मृति में हमने फिल्म पत्रकारिता, पहला देश का पहला फिल्म पत्रकारिता का कोर्स है। रीवा में हमने ग्रामीण पत्रकारिता पहला कोर्स हमने शुरू किया। हमारा उद्देश्य क्या है कि पूरे परिसरों को इतना मजबूत करें कि इनकी अपनी एक अलग से पहचान बने। अब हमने ग्रामीण पत्रकारिता और फिल्म पत्रकारिता का पाठ्यक्रम अपने यहाँ नहीं शुरू किया, इसलिए नहीं शुरू किया, हम चाहते हैं कि जो फिल्म पत्रकारिता पढ़ना चाहता है उसको खंडवा जाना होगा। देश में कोई भी बच्चा अगर ग्रामीण पत्रकारिता पढ़ना चाहता है तो उसको रीवा जाना होगा। जब तक आप एक्सक्लूसिव कोर्सेस नहीं देंगे ये परिसर विकसित नहीं होंगे। और वहाँ अब तो हॉस्टल भी बन रहे हैं, तो बहुत सारी सुविधाएं, हम उसको पूरा फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। देखिए बिल्डिंग हो गया, वहाँ सभागार नहीं बना है, मुख्य रूप से सभागार का काम रह गया है रीवा में। सभागार बन जाए। हम चाहते हैं कि जब भी कोई वहाँ उसका उद्घाटन हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री उधर जाएं या कोई और विशिष्ट अतिथि वहाँ जाएं, तो हम चाहते हैं कि वो उद्घाटन पंडाल डाल के ना हो। हम चाहते हैं कि हमारे अपने सभागार में वो कार्यक्रम हो, तो उसका एक गर्व अलग ही होगा। इसलिए थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन हम उद्घाटन से पहले ही वहाँ क्लासेस वगैरह शुरू कर देंगे। एक बार वहाँ फर्नीचर लग जाए, कुछ फर्नीचर तो हमने शिफ्ट कर दिए हैं नोएडा से, और कुछ और फर्नीचर वहाँ आ जाएंगे। आने के बाद वहाँ कार्यक्रम वहाँ शुरू हो जाएगा। नहीं, इस बारे में मेरा सिर्फ आपसे इतना ही पूछना है सर कि आखिर वो क्या कारण थे, क्योंकि देखिए छात्रों को ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कुछ राजनीतिक कारण थे, राजनीतिक कमीकरण, या विश्वविद्यालय से सिर्फ कौन सी फाइलें या क्या ऐसा का। तो आप टीका टिप्पणी बेशक मत करिए पुराने लोगों पे, लेकिन इतना क्लियर कर दिए कैसे कौन से कारण थे जिसके कारण मैं इतना ही कहूँगा कि उनकी प्राथमिकता नहीं थी रीवा परिसर। मैं यहीं तक सीमित रहूँगा कि उनके लिए परिसर उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। उनके लिए उनका शायद ध्यान ज़्यादा भोपाल पे केंद्रित था। और मेरा ये मानना है कि परिसर जब हमने स्थापित कर दिए तो उनको मजबूत करने का दायित्व भी हमारा है। वहाँ के बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं, वहाँ के विद्यार्थी भी हमारे विद्यार्थी हैं। उनके प्रति सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर हम अत्याधुनिक सुविधाएं अपने भोपाल के विद्यार्थियों को बिशनखेड़ी में दे रहे हैं, तो ऐसे ही सुविधाएं हमको रीवा में और खंडवा में और दतिया में भी बच्चों को देने का प्रयास तो कम से कम करना चाहिए, ये मेरा मानना है। शायद परिसरों के, मैं जब IMC का महानिदेशक था तब भी मैंने परिसरों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। मैंने केरल में, मिजोरम में, अमरावती महाराष्ट्र में सब कैंपसेस को मजबूत किया। हर जगह नए परिसर बने, जमीन ले लिए गए। तो मैंने हमेशा माना है कि हमेशा आकर्षण केंद्र की तरफ होता है। वहाँ सारा फोकस दिल्ली, सब एडमिशन लेना चाहते थे दिल्ली, बाकी परिसरों में पढ़ना ही नहीं चाहते थे। वैसे ही है यहाँ भी, सब भोपाल आना। भोपाल नहीं मिला तब तो चलो रीवा या खंडवा, मजबूरी नहीं। भोपाल, खंडवा, रीवा और दतिया उनका चॉइस होना चाहिए। ये है मेरा प्रयास, मेरा सोच ये है। शायद सोच में फर्क है, मैं इतना ही कहूँगा। मतलब आपका विजन साफ है कि भोपाल, रीवा, दतिया, सभी खंडवा सब एक है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल एक जैसे सुविधाएं उनको मिलना चाहिए, एक जैसे संकाय। समय लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि भैया इतने सालों से, दशकों से एक इस तरह का व्यवस्था चल रही थी जहाँ भोपाल को ही प्राथमिकता मिली है। अब इस सोच को, इस संस्कृति को बदलना है। एक मानसिकता है कि भोपाल को ही सब कुछ मिले। हमारा ये मानना है कि पूरे प्रदेश में हमारे जितने विद्यार्थी हैं, क्योंकि ये प्रदेश का विश्वविद्यालय है, सरकार का, राज्य सरकार का विश्वविद्यालय, इसका जो फायदा है मात्र भोपाल के विद्यार्थियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसका फायदा जो है पूरे प्रदेश को मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। सर, वर्तमान में ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसको आप ये तो कह सकते हैं, आप इस बात को मानेंगे कि ये प्राथमिक उपचार के रूप में प्रयास ठीक है, अच्छी है, लेकिन इतना तो आप भी मानेंगे और सब, मुझे लगता है हर प्रत्येक विद्यार्थी मानेंगे, चाहे प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से या क्लास का जो माहौल हो, वो ऑनलाइन क्लासेस में तो नहीं मिल पाता है। मैं मानता हूँ कि ब्लेंडेड लर्निंग, लेकिन हमें ऑनलाइन छोड़ना भी नहीं है। ऑनलाइन के बहुत फ़ायदे भी हमने देखे। जैसे कि हम भोपाल में बैठ के बॉस्टन के जो विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत कर पाते हैं। आज ये ज़रूरी नहीं है कि हम लाखों रुपए खर्च करके
एक विशेषज्ञ को हम भोपाल तक जो है, पहले उसको विदेश से पहले दिल्ली लाओ, दिल्ली से भोपाल लाओ, 5 सितारा होटल में ठहराओ, और उसके बाद उनका सारा खर्चा लो, उनका आने जाने का। उसके बजाय आज हम ऑनलाइन के माध्यम से 5 मिनट के अंदर हम उनसे जुड़ सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को हम अपने क्लासरूम में ला सकते हैं। ये फ़ायदा हमको उठाना चाहिए। रीवा और खंडवा, दतिया, यहाँ के विद्यार्थियों के, भोपाल के संकाय सदस्यों का, अनुभवी लोगों का अनुभव जो है उनको मिलना चाहिए। दिल्ली में बैठे हुए अच्छे अच्छे पत्रकार हैं, शायद समय नहीं दे पाएंगे। अगर हमने उनको कहा कि आप भोपाल आइए या खंडवा आइए, उनके पास समय नहीं होगा। लेकिन अगर हमको उनको ऑनलाइन के माध्यम से जोड़ते हैं, भले क्लासरूम के अंदर ही जोड़ें, जरूरी नहीं है कि वो घरों में बैठ के जुड़ें, बच्चे क्लासरूम में आ जाए और हम स्क्रीन पे दिखाएं। क्योंकि हमारे ऐसे स्मार्ट क्लासरूम्स हम तैयार कर रहे हैं बिशनखेड़ी में, जहां आप बैठेंगे आपको बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न। मैं सिर्फ एक ही चाहूँगा कि हमारे बच्चों को इतना गर्व हो वहाँ जाने के बाद कि उनका उसका मेंटेनेंस, उस पर बच्चों का भी उतनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वहाँ पान थूकने का, कूड़ा डालने का, ये सब आदत से हमें बात, क्योंकि अगर हम उसको उस स्तर पर, वैश्विक स्तर पर हम अपने कैंपस को रखना चाहते हैं। मैं देखिए वहाँ एक राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय बना रहा हूँ, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी के, जो उदंत मार्तंड के संस्थापक संपादक हैं, उनके स्मृति में हम रख रहे हैं। वो इस देश के सारे पत्रकार, प्रदेश के सारे पत्रकार, प्रदेश के और देश के पत्रकारिता के जो विद्यार्थी, उन सबके लिए एक तीर्थ का केंद्र बनेगा जब हम राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय बनाएंगे। तो हमारे विश्वविद्यालय को गर्व होगा कि देश भर से लोग हमारे विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, वो इस संग्रहालय को देखने के लिए। इस तरह की व्यवस्थाएं हमने सोच रखी है। हम एक भाषा का प्रयोगशाला बना रहे हैं। उसका उद्देश्य है कि उच्चारण में, वर्तनी में, व्याकरण में सब जो है भाषा सुदृढ़ हो हमारे विद्यार्थियों में। इस दिशा में काम करने के लिए हम एक भाषा प्रयोगशाला बना रहे हैं। तो बहुत सारे नए, समय लगेगा। अब आप जाएंगे, कल जाएंगे, अरे ये तो बना नहीं था, कुलपति ने तो कहा था, ऐसा नहीं होता है। इतना बड़ा विश्वविद्यालय जब बन रहा है समय लगता है। जब इतना डिले हो गया है, और मैंने जब से पदभार संभाला है तब से लेकर लॉकडाउन के बावजूद, मैं लॉकडाउन के पीक में पिछले सितंबर में मैंने आके ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बावजूद काम को कहीं भी रुकने नहीं दिया। मैं सतत इसी प्रयास में रहता हूं कि हमारे परिसर जो है तैयार हो जाए, हमारे विद्यार्थी वहाँ जाए। एक और सवाल मेरा आपसे मीडिया को लेकर। मीडिया में आजकल देखा जाता है कि मीडिया दो ध्रुवों में बढ़ चुकी है। आज स्थिति में भी बनती है कि ये वो वाला मीडिया है, ये वो वाला मीडिया है। इसको लेकर आपके, क्योंकि आप पुराने समय से रहे हैं, तो 2010 के पहले और 2010 के बाद मीडिया में परिवर्तन को आप किस तरह से देखते हैं, और आप अपने छात्रों से किस तरह की अपेक्षा रखते हैं कि वो आगे चलकर किस तरह के मीडिया कर्मी? देखिए, मेरा एक मानना है कि वैचारिक होना गलत नहीं है, राजनीतिक होना गलत है। पत्रकार अगर वैचारिक है, उसका अपना एक सोच है कि भाई देश की अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, देश का सरहदों को इस तरीके से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, देश की विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए, कश्मीर में हमारी नीति ऐसे होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ ये होता है विचार। वैचारिक दृष्टिकोण है, कोई बात गलत नहीं है। हम सब बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप भी बुद्धिजीवी हैं, मैं भी बुद्धिजीवी हूँ, हम सब में सोचने की क्षमता है, हम सोच रहे हैं। लेकिन जब वो राजनीतिक बन जाता है तो क्या होता है कि मुझे एक राजनीतिक दल में ही सारी कमियां नजर आती है, दूसरे में सारे गुण नजर आते हैं। तो ऐसा होता है, तो ऐसा होता नहीं। कहीं ना कहीं जहां अच्छा काम करते हैं तो पीठ थपथपाना चाहिए, जहां गलत काम करते हैं तो वहां टोकना चाहिए। ये दोनों, और रिपोर्टिंग जहां तक है, देखिए अखबारों में आपने देखा होगा एक संपादकीय पृष्ठ होता है और एक समाचार का पृष्ठ होता है। समाचार का पृष्ठ हमेशा तटस्थ होना चाहिए, वो निष्पक्ष होना चाहिए। समाचार हमको विचारों का मिश्रण के साथ नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। समाचार शुद्ध रूप में करिए, विचार आप अपने करिए, अपना स्तंभ लिखिए, अपना संपादकीय दीजिए। इसलिए ध्रुवीकरण चिंता का विषय इसलिए है कि हम राजनीतिक खेमों में बढ़ गए हैं पत्रकार, ये नहीं होना चाहिए। हमें राजनीति से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, क्या ये राष्ट्र हित में है, क्या ये समाज हित में है, क्या है तो अच्छी बात है, तब तो हमें जो है उसका जो है समर्थन करना है। अगर नहीं है तो उसकी आलोचना भी करनी है। तो मुझे लगता है कि हम उस तटस्थता को भूल गए हैं कहीं ना कहीं समाचार के मामले में। विचार अपनी जगह है,
मतलब साफ है कि पत्रकार का वैचारिक होना गलत नहीं है, लेकिन उसकी खबरों में, उसकी पत्रकार रिपोर्टिंग में को पक्षकार नहीं होना उस चाहिए। पक्षकार जो और उसकी रिपोर्टिंग, उसके विचार नहीं दिखने चाहिए। नहीं, वो अंग्रेजी में उसको कहते हैं योर वोटिंग प्रेफरेंसेस शुड नॉट रिफ्लेक्ट इन योर रिपोर्टिंग, यानी कि आप किसको वोट देते हैं ये आपके न्यूज़ रिपोर्ट में प्रतिबिंबित नहीं होना चाहिए। आजकल बिल्कुल पता चल जाता है रिपोर्ट पढ़ने में या देखने में कि ये किसका समर्थक है, ये नहीं दिखना चाहिए, ये तटस्थता है पत्रकार की। अच्छा, एक सवाल और, आप अक्सर बोलते हैं जब लड़कों की, बच्चों की क्लास लेते हैं कहीं पे भी, कि अगर बिना MBBS वाला डॉक्टर नहीं बन सकता तो बिना पत्रकारिता किया हुआ पत्रकार कैसे? इसको लेकर आप इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, मेरा सिर्फ देखिए, क्योंकि बड़ा हम लोग बहुत उदारता से एक शब्द का प्रयोग करते हैं, नागरिक पत्रकारिता, सिटीजन जर्नलिज्म। मुझे इस शब्द से परहेज है। क्यों नहीं कोई सिटीजन डॉक्टर कहता है, नागरिक डॉक्टर, सिटीजन इंजीनियर, यानी कि कोई भी पत्रकारिता कर सकता है तो कोई भी डॉक्टर बन सकता है, कोई भी इलाज करने लग जाए, कोई भी सर्जरी करने लग जाए, कोई भी बिल्डिंग बनाने लग जाए, ऐसा तो होता नहीं है। पत्रकारिता में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। पत्रकारिता सिर्फ आपको लिखना आ गया, बोलना आ गया तो आप पत्रकार नहीं बन सकते। आप कुछ भी सोशल मीडिया में लिखना आ गए तो ये तो, लेकिन पत्रकार को तो पता होना चाहिए देश का संविधान क्या है। पत्रकार को पता होना चाहिए कि IPC में कौन कौन सी धाराएं हैं, CRPC में कौन सी धाराएं जो मीडिया से संबंधित है। पत्रकार को इन सब चीज़ों की जानकारी वो जब एक शैक्षणिक संस्थान में आके अध्ययन करेगा तभी पता चलेगा RTI क्या चीज़ है। अगर आप सीधे घर बैठे कह देंगे कि भाई वो दिल्ली में मजाक है कि ये कि भाई जो इस्त्री करता है वो भी प्रेस लगा के चलता है अपनी गाड़ी के ऊपर, तो ये जो है ये नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि आप ये कहिए कि नागरिक संचारक, मुझे उससे कोई परहेज नहीं है। आप सिटीजन कम्युनिकेटर हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिटीजन जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म एक प्रोफेशन है, जैसे एक लॉयर है, जैसे एक डॉक्टर है, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हम लोग ट्रेंड लोग हैं, हम लोगों ने पत्रकारिता को अध्ययन किया है, शिक्षण लिया है, तब जाके हम पत्रकार बने हैं। कोई भी सड़क चलता जो है वो पत्रकार नहीं बन सकता, वो संचालक हो सकता है लेकिन पत्रकार नहीं बन सकता। अब मैं जहाँ से शुरू किया था वहीं पे खत्म करना चाहूँगा, और आखिरी सवाल जो मैंने पहला सवाल पूछना था उसी के साथ, क्योंकि आपका प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठना उठना भी रहता है, और जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी शिक्षण से नीति होती, उसमें भी अभी आपके साथ बैठक हुई थी, और अगर स्कूल कॉलेज खोलने की बात होगी तो जाहिर सी बात है आपके साथ सरकारी प्रशासन के अधिकारी बैठक करते हैं। तो आप श्योरिटी भले मत दें, लेकिन छात्रों को ये गुंजाइश तो बता सकते हैं कि कब तक गुंजाइश है। एक मतलब आशंका होती है कि मतलब हम श्योरिटी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा अनुमान है कि अब तक में, तब तक में आप लोग परिसर में आ जाएंगे, तो कब तक गुंजाइश है? देखिए, मुझे अभी जो हालात मैं देख रहा हूँ, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर अभी अगले सप्ताह मध्य प्रदेश में फिर दूसरा अभियान भी हो रहा है, महावैक्सीनेशन अभियान। इसी प्रकार अगर हम लोग वैक्सीनेशन में अपने टारगेट की पूर्ति करते हैं और कोविड का तीसरा लहर नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग सामान्य रूप से, भले हमें थोड़ा सा कोविड उपयुक्त व्यवहार पर हम जरूर जोर देंगे। क्लासेस शायद एक की जगह 2 क्लासेस करने पड़ेंगे, स्पेस की अभाव में, जगह की कमी है इस परिसर में तो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम प्रत्यक्ष रूप में करेंगे। कब तक में सर, मतलब जो टाइम दिया गया है उस पर होना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा कुछ नहीं, केसेस पूरे भारतवर्ष में कम हो रहे हैं। तो मैं कम से कम उम्मीद करता हूं कि अगर स्थिति सामान्य है और सब कुछ खुल रहा है तो फिर ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि इसमें सक्षम जो है प्रशासन है, शासन है, और हम शासन के अंतर्गत आते हैं। हम एक शासकीय विश्वविद्यालय हैं, इसलिए हमको इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए, उम्मीद और भरोसे पर ही दुनिया टिकी हुई है, और ये इतने बड़े शिक्षाविद हैं, महान पत्रकार हैं, तो कोई भी बात देखिए जब तक क्लियर नहीं हो जाती तो कंफर्मेशन नहीं दे सकते। लेकिन छात्रों के लिए खुशखबरी, और आप खुश हो जाइए, 100 में से 90% चांसेस हैं कि 1 सितंबर से आप कॉलेज आएंगे, अगर स्थिति ऐसी रही तो। क्योंकि कोविड के समय में हालात बहुत तेज़ी से बदलते हैं, तो अगर यही स्थिति रही तो ये जो था 1 सितंबर वाला, तो ये रूमर्स नहीं था। आप खुश हो जाइए, अगर यही स्थिति रही तो 1 सितंबर से हो सकता है कि आप सब कॉलेज में अपने आ सकें और यहाँ कक्षाओं का आनंद ले सकें। हमसे बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।